हेलो। हाँ जी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स इस वक्त CHSL और SSC के पेपर्स की जो कमिंग पेपर आ रहे हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए आज हम एक इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ये अभी एक पेपर हुआ है SSC जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्ज़ामिनेशन 5 जून को, और ये 9 से 11 बजे की शिफ्ट में ये हुआ है। इसको डिस्कस करने का मतलब है हम इसको जनरल अवेयरनेस में लेके आए हैं, सो दैट हमें आइडिया हो कि अभी जो रीसेंट एग्ज़ामिनेशन हुआ है SSC का, SSC ने इसका पैटर्न सेट किया, SSC ने इसमें क्वेश्चन डाले हैं, तो उनमें क्वेश्चन किस तरह से आए हैं और उनसे क्या आइडिया लग सकता है, किस तरह से प्रिपरेशन हम जो कर रहे हैं तो उसको हम किस तरह से करें। तो इसमें स्टूडेंट्स जो ये PDF है, ये PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसकी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, आप उसके ऊपर हाय GP सर टाइप करके भेजें, ठीक है। और जो अगर कोई आपका क्वेरी भी है उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका नेक्स्ट वीडियो में उसको रिप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का। तो इसमें आया है कि विच कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड टू प्रिंट द माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में ये हमारे पास एक लिस्ट है, A से लेके Z तक, कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल C, A से लेके Z तक हमारे पास शॉर्टकट कीज़ हैं। तो उनमें से कोई 4 हैं, कंट्रोल P, कंट्रोल S, कंट्रोल V और कंट्रोल Z, और पूछा है कि प्रिंट के लिए कौन सी है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट कंट्रोल प्लस P, जो कंट्रोल प्लस की जो शॉर्टकट की है वो ये है। तो इससे जो प्रिंट डायलॉग खुल जाता है और इसमें आ जाते हैं, आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखो, इसने जो ऑप्शंस लिए हैं कंट्रोल P, कंट्रोल S, कंट्रोल V और कंट्रोल Z, ये इन में सबसे जो मतलब कॉमन यूज़ होने वाली कीज़ हैं। जैसे कंट्रोल S है, सेव करते हैं, कंट्रोल V है, पेस्ट करते हैं, कंट्रोल Z है, उसको हम जो अनडू कर देते हैं लास्ट ऑपरेशन को। तो इस तरह से, तो अगर आप इसको नॉर्मली यूज़ कर रहे हो, दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप काम कर रहे हो नॉर्मली, तो आप ये कीज़ यूज़ कर रहे होगे। तो इसको हम इजी कैटेगरी में रखते हैं। पर इसके अलावा अब हमें और समझने की बात है कि इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इसी पे पूछा जाए तो वो है कि आपको ये सारी कीज़ जो हैं आपको पता होनी चाहिए क्या हैं, और A to Z 26 कीज़ हैं MS वर्ड में। तो उनसे आपका अगर इसमें से ही क्वेश्चन है, अब ये नहीं कह सकते कहाँ से क्वेश्चन आएगा, पर आप इसमें क्वेश्चन को इस तरह से तैयार करें कि अच्छा अगर ये आए हैं तो और इसी टॉपिक पे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो वो इसी टॉपिक पे क्वेश्चन तो ये है कि 26 कीज़ और हैं, उनमें से भी ये बन सकता है, और डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ भी किया जा सकता है इसका। अब सेकंड बात करते हैं, ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग मनी सप्लाई मेजर्स इज कॉमनली नोन एज द एग्रीगेट मॉनेटरी सोर्सेज। इकोनॉमिक्स है, कोई टफ तो नहीं कहेंगे, इजी भी नहीं, मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन है, और बड़ी बेसिक सी डेफिनेशंस के साथ है। M2, M4, M3, M1, ये आंसर इसका M3 है। तो अगर इसको देखें कि एक्सप्लेनेशन क्या है कि M3 में M1 इंक्लूड होता है। अब हमें यहाँ पता होना चाहिए M1, M2, M3 क्या है, बट इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो M1 जो है करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, DD जिसको बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स, एक करेंसी जो सर्कुलेशन में है किसी भी इकोनॉमिकल सिस्टम में, और प्लस जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास वो। तो प्लस टाइम डिपॉजिट भी हैं, इज कंसिडर्ड एज ब्रॉड मेजर ऑफ कंट्रीज मनी सप्लाई।
तो आप इसको इस तरह से ले लो कि कंट्री में कितनी मनी सप्लाई करनी है। एक तो जितने टाइम डिपॉजिट, जिसको फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स या डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं, वो बैंक में वो कभी भी मांगे जा सकते हैं, प्लस जो मनी सर्कुलेशन में लोगों के पास मनी है, जो उनके पास कैश है, अवेलेबल है किसी कंट्री में, वो सारा कुछ इसमें M3 में इंक्लूड हो जाता है। तो ये ओवरऑल मॉनेटरी रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी, तो ये इकोनॉमी में ओवरऑल रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब इसमें टॉपिक की बात, कॉन्सेप्ट समझने की बातें हैं। दैट मीन्स अगर इस क्वेश्चन को आप करोगे तो यहाँ से ये सेंस लेनी है कि जो इकोनॉमिक्स है उसमें हमें कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं उनकी सेंस में हमें जाना है, उसका एसेंस लेना है, समझना है, सो दैट हम उन क्वेश्चंस को कर सकें। रीज़न क्या है, जनरली जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर +1 +2 या ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स कॉमर्स नहीं पढ़ा तो उनको थोड़ा ये डिफ़िकल्ट लगता है, पर ये डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की बात ही है ये। तो इसको अगर हम समझें कि जो मॉडर्न इकोनॉमी मतलब जो आज के समय की इकोनॉमी है, तो उसमें जो मनी सप्लाई है, सप्लाई ऑफ मनी, तो उसमें क्या, अगर मनी सप्लाई की बात करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वो है करंट करेंसी नोट्स और कॉइन्स। कितने करेंसी नोट छापने हैं, कितने कॉइन्स जो आरबीआई छापेगा, वो सारे के सारे सप्लाई ऑफ मनी में आ जाते हैं। तो इसमें अलावा मनी और कौन सी है, बैलेंसेस इन सेविंग या करंट अकाउंट जो डिपॉजिट्स हैं उनमें जितना पैसा जमा कर रखा है वो भी मनी सप्लाई में आ जाता है, मनी में आ जाता है, चाहे वो पब्लिक या कमर्शियल बैंक्स में हो। और फिर जो चेक्स हैं जो ड्रान ऑन दीज कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शंस, तो इनमें से अगर निकालना है पैसे तो चेक्स लगते हैं। तो ये जितना पैसा बैंकों में डिपॉजिट है, तो बैंक में दो तरह से डिपॉजिट होता है, एक है डिमांड डिपॉजिट्स है। डिमांड डिपॉजिट होता है कि जब भी आपको मर्जी है आप उसको निकाल सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए उसमें बाइंड हो जाते हैं, आप उससे पहले नहीं निकाल सकते, जब वो मैच्योर होगा तभी आप निकाल सकते हो। तो ये डिमांड डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये दोनों तरह के डिपॉजिट्स हैं। अब मनी सप्लाई जो है वो क्या है, वो एक स्टॉक वेरिएबल है। अब इसको समझे, स्टॉक वेरिएबल ये क्या है कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेटिंग अमंग द पब्लिक एट ए स्पेसिफिक टाइम। तो आज की डेट में, अगर इस डेट में देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बता सकता है कि कितना पैसा जो है, कितनी मनी जो है लोगों में इस वक्त सर्कुलेट हो चुकी है, सर्कुलेट कर रही है। तो उसके पास ये 4 तरह के मेजर्स हैं, M1, M2, M3 एंड M4। M1 का मतलब है वो बताएगा कि कितनी करेंसी है, इसमें दोनों आगे करेंसी नोट्स और करेंसी कॉइन्स, तो CU M1 इक्वल टू CU प्लस DD, कि करेंसी नोट्स कितने हैं, और दूसरा है कि डिमांड डिपॉजिट्स कितनी है। तो क्योंकि जो टाइम डिपॉजिट्स हैं उसमें पता है बैंकों की इससे पहले नहीं आने वाला, कोई जो कस्टमर है जिसका बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है वो इससे पहले नहीं आएगा। पर डिमांड डिपॉजिट तो एज गुड एज इसी तरह से है कि आप कभी भी ATM अपना यूज़ करो, उसको निकाल लो, कैश हो जाएगा। तो ये फ्लो में है, तो जो फ्लो में है इस वक्त रुका नहीं है, टाइम डिपॉजिट कुछ टाइम के लिए स्टॉक में है, तो इनको हम कहेंगे M1। तो डिमांड डिपॉजिट प्लस जो जेब में पैसे हैं लोगों के वो। अब अगर इसमें M2 जो है सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में भी जो डिपॉजिट्स हैं उनको भी ऐड कर लिया जाए, देन इट इज़ M2। और M1 में अगर नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स की FDs भी अगर इसमें ऐड कर दी जाए F में, देन इट इज़ M3। M4 है कि M3 मतलब इसमें क्या क्या आ गया, M3 में क्या आ गया, M3 में आ गया जितनी करेंसी है CU
प्लस जितने डिमांड डिपॉजिट्स हैं प्लस जितने टाइम डिपॉजिट्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, वो सारे के सारे ऐड कर दिए। अब इसके अलावा टोटल डिपॉजिट्स जो बैंक सेविंग बैंक वाले हैं, सॉरी पोस्ट ऑफिस सेविंग वाले हैं, वो भी ऐड कर दिया जाए तो ये M4 बन जाता है। तो इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स नहीं लिए, सिर्फ पोस्ट ऑफिस के सेविंग ऑर्गेनाइजेशंस में जो टोटल डिपॉजिट है उसको लिया गया है। तो अब चारों ये समझ आ गए। तो अब अगर आपको समझ में आया है तो आप यस या नो आप इसमें कर दें, कमेंट कर दिया करें, कमेंट करें इसमें, सो दैट कि हमें पता लगे कि आगे जो है अगर नहीं आया तो हम उसमें रिप्लाई करें, अगले नेक्स्ट वीडियोस में हम उसको ओवरकम करें, समझाएं आपको। तो ये जो डेफिनेशन है जिसमें नेट क्या है कि जिसमें नेट का मतलब ओनली पब्लिक डिपॉजिट्स, जिसमें पब्लिक डिपॉजिट्स की बात हो रही है, तो एक्सक्लूडिंग इंटर बैंक डिपॉजिट, इसमें इंटर बैंक डिपॉजिट नहीं, एक बैंक ने दूसरे में या दूसरे आरबीआई में जो डिपॉजिट कर रखे हैं वो बात उसको नहीं कवर कर रहे, सिर्फ पब्लिक डिपॉजिट को कर रहे हैं। तो अब इसमें ध्यान रखना जो M1 और M2 को नैरो मनी कहते हैं। M1 M2 ये दोनों नैरो मनी हैं, इनकी डेफिनेशन है नैरो मनी ड्यू टू हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी मतलब ये लिक्विडिटी है, फ्लो में है, कभी भी आप खर्च सकते हो। तो M1 जो है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, M1, क्योंकि उसमें आपका जो जेब में पैसे हैं प्लस जो आपके ATM में पैसे हैं वो आप कभी भी खर्च कर सकते हो, ईजीएस्ट ट्रांजैक्शन है। M3 जो है उसको ब्रॉड मनी कहते हैं, M3 और M4 को, M3 और M4 को, ये उतने लिक्विड नहीं है। तो सबसे कम लिक्विड जो है वो M4 है। तो M4 जो है उसमें क्यों है, क्योंकि देखो उसमें जो करेंसी आ गई, DDs आ गए, उसमें FDs आ गई, और उसमें जाके फिर नेट टाइम डिपॉजिट, सॉरी सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस वो भी आ गए, वो सारे। अब फिक्स डिपॉजिट को आप एकदम से उसको लिक्विड में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको वेट करनी पड़ती है जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। तो इस तरह से ये जो जितनी है इसको आप कहोगे कि M4 लीस्ट लिक्विड है। तो M3 अगर एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज की बात करते हो तो M3 इसमें आता है। तो M3 में क्या क्या आ गया, M3 में आ गया जितने आपके पास, आप इस तरह से समझे, जितने आपके पास जेब में पैसे हैं मतलब कैश है, जितने आपके ATM में है दैट इज़ डिमांड डिपॉजिट है क्योंकि आप कभी भी उसको निकाल सकते हो, प्लस जितने आपके पास FDs हैं मतलब आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखे हैं, उन सबको अगर हर एक आदमी के जितने पास हैं किसी कंट्री में जोड़ा जाए तो एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, आगे अगला क्वेश्चन है कि ये जो विच ऑफ द एनिमल्स आर एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ एंडेमिक आया है, जो एंडेमिक का मतलब है कि कोई एनिमल जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है ओरिजिनली। तो इसमें कुछ है जाइंट पांडा, डॉग, एलिफेंट, कंगारू। तो इसमें जो कंगारू है वो आंसर है इसका, वो नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया और कहीं नहीं पाया जाता। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन आप इसको कहोगे कि हम ऐसा तो नहीं कह सकते, पर हम इसमें जनरली थोड़ी सी कॉमन सेंस से देखें तो हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू पाए जाते हैं। तो जनरल अवेयरनेस की ही इसमें बात है। फोर्थ क्वेश्चन में है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डज द एग्जीक्यूटिव एंजॉय द राइट टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करने का राइट जो है वो किसके पास है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओलिगार्की। तो इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पास ये में एग्जीक्यूटिव जो है वो राइट टू डिसॉल्व, उसके पास राइट है कि वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम इसका आंसर है। एग्जीक्यूटिव का जो मतलब है वो है प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट। तो उसके पास ये पावर है कि वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करके नए इलेक्शन को बुला ले। अब दूसरे, अब इसमें देखें कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है।
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो एक इस तरह का सिस्टम है जिसमें जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो लेजिस्लेटिव ब्रांच से अलग है। जैसे अब हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है उसमें पार्लियामेंट के मेंबर ही प्राइम मिनिस्टर बन रहा है और उसका कैबिनेट बन रहा है, वो उसी में है। पर इसमें प्रेसिडेंट अलग है और लेजिस्लेटिव ब्रांच अलग है। तो प्रेसिडेंट जो है दैट इज़ द हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, उसको इंडिपेंडेंटली लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंटली इलेक्ट किया जाता है। तो वो एक फिक्स्ड पर्सन के टर्म के लिए रहता है, सिग्निफिकेंट पावर है, वीटो पावर लेजिस्लेशन के ऊपर है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता है और रोल जो है उसका कमांडर इन चीफ ऑफ द मिलिट्री। तो उसका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये। दूसरा है टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, तो ये जिसमें एक स्टेट का टोटल कंट्रोल है पब्लिक और प्राइवेट लाइफ के ऊपर। वो इस तरह से है कि वो उसकी सोशल लाइफ, इकोनॉमी, कल्चर और इंडिविजुअल थॉट्स और एक्शन तक को वो इफेक्ट करते हैं। तो उसको हम कहते हैं एन अथॉरिटेरियन रेजिम। तो इसमें कोई सिंगल लीडर हो सकता है या कोई सिंगल रूलिंग पार्टी हो सकती है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है उसको तो भारत के हिसाब से आप समझ सकते हो कि इसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है उसको लेजिस्लेचर से ही, पार्लियामेंट से ही पावर मिलती है। तो अगर उसका लेजिस्लेचर में कॉन्फिडेंस जब तक है तब तक वो गवर्नमेंट में रहती है। हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है उन्हीं का लेजिस्लेचर का ही मेंबर होता है और उसी को हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है, ठीक है। या वो उस अपने प्रेसिडेंट को जो हेड ऑफ स्टेट को अपॉइंट करता है। तो इस तरह से दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओलिगार्ची जो है दैट इज, उसमें क्या है कि कुछ ग्रुप है, उन्हीं एलाइट ग्रुप्स के या फैमिलीज के पास पावर है, वही सारे गवर्नेंस को कंट्रोल करते हैं और उनमें प्रिविलेज्ड पोजीशन मेंटेन करके रखते हैं। तो जैसे इसमें कि ब्रॉडर पॉपुलेशन, उनको ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप जिसको कह सकते हैं उसकी पावर नहीं होती। तो इसमें अब ये जो क्वेश्चन आया है दैट मीन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आपको पढ़ना पड़ेगा इसको ध्यान से। तो अगर आपने पढ़ा है तो इसको मॉडरेट लेवल पे कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आया असम डरंग लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट assimilation of laws on state subject repealing act 2022 received governors assent in, कब मिली? इसको मिली है फरवरी 2023 में। अब ये एक चीज़ ध्यान में रखना, ये पेपर आ रहा है, ये आ रहा है जून 5 को हुआ है, जून 5 को, और दैट मीन्स जून 25 4 जून 23, एक साल तक का ये हो गया। एक साल से पहले की ये न्यूज़ चल रही है। तो पर ये कुछ इस तरह से है कि जो उस वक्त न्यूज़ में रही है 9 रिपीलिंग के बाद जिसको गवर्नर ने असेंट दी है। तो इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चन जो हैं उनके लिए आपको रेगुलरली न्यूज़ चेक करते रहना पड़ेगा, करंट अफेयर्स के साथ बने रहोगे तो छोटी छोटी बातें फिर मिस नहीं होती। फिर आगे बात करते हैं जी, विच जूस इज इन रिलीज्ड इन अवर गॉल ब्लैडर दैट फैसिलिटेट डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो ये बड़ा सिंपल है, आप कहाँ से इसको चेक करोगे? ये जनरली हम अगर देखें कि 9th और 10th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास के टॉपिक में NCERT में आपको ये मिल जाएगा और आपको इसको ध्यान से पढ़ना, इनमें से बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका आंसर है बाइल। तो बाइल जो है लीवर में प्रोड्यूस होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो ये इमल्सिफिकेशन एंड डाइजेशन ऑफ फैट्स के डाइजेशन में ये हेल्पफुल है। अब दूसरा अगर हम बात करें सलाइवा, तो सलाइवा हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, तो वहाँ पे ये सलाइवा पैदा होता है और ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन में हेल्प करता है, स्वॉलोइंग में
फूड को स्वालो करने में हेल्प करता है, एंटी माइक्रोबायल एजेंट है जो माउथ को इन्फेक्शन से भी, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से भी बचाता है। फिर एसिटिक एसिड है, उसका फार्मूला है CH3COOH। तो ये मेन कंपोनेंट विनेगर का ही है, तो इसका खट्टा टेस्ट है, स्ट्रॉन्ग कलर है, यूज टू प्रोडक्शन वेरी ये सॉल्वेंट्स फूड प्रोडक्ट्स के लिए आता है। बाइल जो है ग्रीनिश जेल्यू, ये हमने बाइल कर लिया है गॉल ब्लैडर में ऊपर। म्यूकस, म्यूकस जो है हमारे ये एक स्लिपरी सिक्रेशन है, मतलब गाढ़ा सा एक स्लिपरी सिक्रेशन है जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे होता है, तो जिससे ये उसको म्यूकस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, सरफेस को प्रोटेक्ट भी करता है और लुब्रिकेट भी करता है, और ये हमें मतलब अगर हमारे स्टमक में एसिड से भी इसको बचाता है। अब 7वां क्वेश्चन है व्हाई कैन, तो इस तरह से हमें समझ लगा कि साइंस जनरली आप अगर 10th तक की पढ़ रहे हो दैट इज सफिशिएंट, 10th तक की साइंस में से ही मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं। 7वां है व्हाई कैन नॉट वी राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय क्लोरीन एंड सोडियम, तो हम सोडियम इस तरह से क्यों नहीं लिखते, NaCl क्यों नहीं लिखते। तो इसमें सिंपल है, ये तो रूल है, सबसे पहले मेटल लिखी जाएगी, सोडियम मेटल है, उसके बाद जो भी नॉन मेटल कंपोनेंट है वो लिखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सदर्न साइड ऑफ एशिया। बे ऑफ बंगाल दे दिया है, पैसिफिक ओशन, सदर्न ओशन, इंडियन ओशन। तो इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो जो 5 ओशन हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, उनमें आते हैं पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। हमें इनका पता होना चाहिए, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आराम से किया जा सकता है इसको। इंडियन ओशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द मनी स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। MO is called broad money, M1 is called narrow money, M0 equal to currency in circulation, bankers deposit with RBI, other deposits with RBI। तो इसका आंसर है कि only 2 and 3, that is 2। M1 is called narrow money, ये अब हम कर चुके हैं। M0 is currency in circulation plus बैंकर्स डिपॉजिट है, अदर डिपॉजिट्स विद RBI, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट हम क्वेश्चन आज का डिस्कस कर रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट पे है। 1 सितंबर 23 हु वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। तो इनमें 4 ऑप्शन है, नरेश ललवानी, अमर द्विवेदी, मनोज शर्मा, जया वर्मा सिन्हा। तो जया वर्मा सिन्हा है जिनको चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड 1 सितंबर को लिया गया। तो ये यहाँ से आपको अब पता लगा, या सोचना चाहिए, अभी आप जितने 1 ईयर, अभी जैसे अभी जो CHSL का पेपर होगा वो होगा जुलाई में, तो जुलाई से पिछले जुलाई 23 तक जितनी अपॉइंटमेंट है मंथली, हमने करंट अफेयर की जो सारा किया है, मई टू मई तक किया है, वो सारे के सारे आप उसको चेक करो, उनमें से जितनी अपॉइंटमेंट्स हैं उनको देखो, क्योंकि अगर ये 5 जून को पेपर है और उसको दे रहा है सितंबर की, तो कहीं से भी आ सकता है। ये अपॉइंटमेंट्स ज़रूरी हैं, तो स्टूडेंट्स होप सो आप इसको समझ पा रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा नहीं आएंगे कि ऐसा होगा कि दोबारा आएंगे, पर अब हमें सेंस हो रही है कि जो लेटेस्ट कैसा क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। होप सो ये आपको हेल्प करेंगे। तो फिर से मैं कह देता हूँ कि हमारा एक चैनल है जो इंस्टीट्यूट चैनल है, वहाँ पे हर रोज़ 3, 4, 5 कुछ क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के चलते हैं जो सीधे SSC से रिलेटेड हैं, आप प्लीज़ उनको अटैम्प्ट करें। और दूसरा, अगर आप ये PDF चाहते हो तो आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में
व्हाट्सअप लिंक है जिस पे आप हाय जीपी सर टाइप कर दें, भेजें। और अगर किसी तरह की भी क्वेरी है आप प्लीज़ उसको भेजें, हम नेक्स्ट वीडियोस में उन क्वेरीज को हैंडल करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।